अजीज़ तलबा व तालिबात, पिछले सबक में हमने अकबर जयपुरी की गज़ल के बारे में आपके सामने जानकारी पेश की, यानी उसकी तशरीह की। तो आज हमने हमदम कश्मीरी की गज़ल की तशरीह करनी है आपके सामने। लेकिन इस गज़ल की तशरीह करने से पहले हम आपको हमदम कश्मीरी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। हमदम तो इसका असल तखल्लुस है, नाम तो इसका असल में अब्दुल कयूम खान है। ये 1937 में शहीदगंज के हमारे श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में पैदा हुए। आपके वालिद का इसमें गिरामी नूर मोहम्मद खान था, जो पेशे से ताजर थे। अब्दुल कयूम खान एक कोहन मशक शायर थे। आपका जो पहला शेरी मजमा शाया हुआ है उसका नाम है धूप लहू की। आपने गज़लें भी, नज़में भी, नात भी, हमद भी लिखे हैं। इन्हीं सिनफों में इसने तबाह आजमाई की, लेकिन आपकी गज़लें ज़्यादातर मशहूर हैं। तो आज की गज़ल का जो मतला है वो है, इस ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। तो शायर कहता है, शायर को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा है जिन हालात की वजह से उसको अपने घर से ही हाथ धोने पड़े, यानी वो घर से ही बेघर हो गए। पता नहीं है कि किन हालात की वजह से उसको घर से बेघर होना पड़ा और उसको खुले आसमान तले जिंदगी गुजारनी पड़ी। तो इसी बारे में शायर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, यानी ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहा था, बल्कि इस शहर के अंदर मेरा भी एक मकान था, जिस मकान में मैं जिंदगी बसर कर रहा था। तो जो लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर करते हैं, उनको मुसीबतों का, परेशानियों का, मायूसी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दरअसल शायर हमें इस गजल के अंदर असरी करब और मायूसी के बारे में जानकारी दिलाना चाहता है। यानी असरी करब की वजह से, मायूसी की वजह से, नाउमीदी की वजह से उसे किन हालात से गुजरना पड़ा है, उन्हीं हालात का वो जिक्र उसने किया है अपने अशआर में। इसीलिए कहते हैं वो, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, यानी ऐसी बात भी नहीं है कि मैं खुले आसमान तले हमेशा ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा था, बल्कि इस शहर के अंदर मेरा भी एक मकान था, जिस मकान में मैं रहाइश पजीर हुआ करता था और जहां मैं आराम से ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन आजकल खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये है इस गज़ल का मतलब। इसी तरह दूसरा शेर जो है ना, इसमें, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। रोशनी और जुल्मत, ये दो लफ्ज हैं। रोशनी का जिद है अंधेरा और अंधेरे का जिद है रोशनी। जब शायर ने इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल किया है, यही वहां पर एक लफ्ज भी दिया है और साथ ही उसी मिसरे के अंदर उसका जिद भी दिया है। जब किसी मिसरे के अंदर एक लफ्ज हो, फिर उसका जिद भी वहीं ही हो, तो हम कहते हैं कि शायर ने यहाँ पर सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। जिस तरह इस मिसरे में है, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, रोशनी का जिद है जुल्मत, लिहाजा शायर ने इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। और शायर कहता है कि जिस शहर में मैं रहता हूं, ये रहता था, वो
रोशनी का शहर था, अमन अमान वाला शहर था, और मुझे मालूम नहीं इस अमन अमान वाले शहर में बदअमनी फैल जाएगी और फिर बदअमनी ही और लाकानूनियत की ही हुकूमत होगी इस अमन वाले शहर में। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज? क्या ये अमन अमान वाला जो शहर है, खुशहाल शहर है, इसमें बदअमनी फैल जाएगी और फिर लाकानूनियत की हुकूमत खड़ी हो जाएगी? मुझको यकीन था, न तुझे ही गुमान था, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमन अमान वाली जगहों पर बदअमनी जब आती है तो फिर लाकानूनियत फैल जाती है, फिर इंसाफ कहीं नजर नहीं आता, फिर जुल्म बर्बरियत जबर हर तरफ छाया हुआ दिखाई देता है और इंसान फिर मायूसी का शिकार होता है। और जो लोग मायूसी का शिकार होते हैं वो कई बीमारियों के अंदर फिर मुब्तला होते हैं। जैसे आजकल हमारे कश्मीर के अंदर हम अगर देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा पड़े हैं। फिर तीसरा वाला शेर, इसमें धोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। शायर जिन हालात से गुजरा है, या शायर ने जो हालात देखे हैं, जो हमारी इस रियासत के अंदर पिछले 30 बरसों से नजर आए हैं, उसको शायद शायर ने उन्हीं के बारे में कहा है, धोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। शायर कहता है कि मेरी इस सरजमीन पर इतना खून बहाया गया, अगर इन खून के धब्बों को बरसात की बारिश से भी धुलने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं धुल सकेंगे। इन्हें इतना जुल्म, इतनी परेशानी इस वादी के अंदर रहने वाले लोगों को, या रियासत के अंदर रहने वाले लोगों को जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, शायर कहता है कि इतना खून बहाया गया कि अगर बरसात के मौसम में बरसात की बारिश से इन खून के धब्बों को धुलने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि सारे धब्बे धुल सकेंगे। गोया कि ये फितरी कायदे के खिलाफ है। जहां कोई धब्बा होता है तो वहां अगर हम पानी डालेंगे तो वो धब्बा तो धुल सकेगा, लेकिन जब दिलों को जख्म लगते हैं, जख्म तो ठीक होते हैं लेकिन जख्म के निशान बाकी रहते हैं, तब तक भी रहते हैं जब तक ये इंसान जिंदा रहता है। जख्म के निशान पर जब इंसान को नजर पड़ती है तो फिर उसको वो जुल्म सितम, वो परेशानी, वो लाकानूनियत याद आती है जिनसे वो गुजरा हुआ होता है। ये था इस तीसरे वाले शेर की ये है तशरीह। फिर चौथा शेर जो है ना, इसमें हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिबे अजान था। शायर कहता है कि हर तरफ, चारों तरफ बदअमनी है और इस बदअमनी के आलम में इंसान अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। हाँ, अगर करे भी तो फिर इसको डर रहता है कि कहीं मुझे इसकी सजा भुगतनी न पड़ी। तो इसीलिए इस शायर का ये आखिरी गजल का जो आखिरी शेर है, मक्ता, जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया, यानी बहुत उर्सा गुजर गया, हालात ऐसे खराब हो गए हैं, अब हमदम भी चुपचाप बैठा है। यानी अब्दुल कयूम खान अपने बारे में कहता है,
حالات اتنے خراب ہیں میں بات کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، اسی لیے میں چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ حالانکہ شاعر لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، جب وہ کوئی کسی چیز کے بارے میں غور خوض کرتے ہیں اور غور خوض کرنے کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو اس بات کو عوام تک کسی طریقے سے پہنچائے، تو وہ اپنے شاعری کے ذریعے ہی ان خیالات کو یا ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا سماج تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ دل میں اتنا خوف ہے، ڈر ہے، اور بہت عرصہ گزر گیا تب سے میں بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ حالانکہ اس خاموشی کے شہر کے اندر میں ہی بات کرنے والا تھا، میں ہی لوگوں تک آواز پہنچانے والا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اس غزل کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ خدا آپ کو تندرست رکھے۔ وسلام۔